हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। बहुत जल्द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बजट अनाउंस करने वाला है। 23 जुलाई 2024 यानी कि दिन मंगलवार को बजट आएगा। और कौन से ऐसे सेक्टर को बहुत ज़्यादा बजट एलोकेशन मिलेगा और कौन से सेक्टर को जो है कम बजट मिलेगा, ये तो बजट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अभी जो इकोनॉमिक कंडीशन है और देश में जो माहौल है उसके अनुसार कुछ फाइनेंशियल एनालिस्ट और एक्सपर्ट जो होते हैं वो बजट का एलोकेशन कहाँ पर ज़्यादा होगा और कहाँ पर कम होगा उसका एक प्रिडिक्शन करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां पर एक छोटे और बड़े निवेशक दोनों को जो है स्टॉक्स में निवेश करने का मौका मिल सकता है। और साथ ही ये भी जानेंगे कि बजट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्या फायदा मिल सकता है, क्योंकि इस बार आप देख रहे होंगे कि एक जो है कोलिशन की गवर्नमेंट है, मतलब गठबंधन की सरकार है। और मोदी गवर्नमेंट जो है पहली बार गठबंधन की सरकार में एक बजट जो है पेश करने जा रही है। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। और याद रखिए, ये केवल एक एजुकेशन पर्पस के व्यू से जो है मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसको सिर्फ एक एजुकेशन पर्पस के उससे और एक नॉलेज गेन के उससे लीजिएगा। बाकी मेरी यहाँ पर कोई भी किसी भी स्टॉक्स को बाई सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है, इस चीज का विशेष ध्यान रखिएगा। एक डिस्क्लेमर मैं आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बजट में, आने वाले बजट में, सबसे पहले जो हमें यहाँ पर जो सेक्टर देखने को मिल सकता है वो है एग्रीकल्चर सेक्टर। और यहाँ पर जो काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, तो यहाँ पर हमें इस बजट में देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर इस बजट में देखें कि कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि इंश्योरेंस सेक्टर है। इंश्योरेंस सेक्टर में जो है कई सारी एक्सपेक्टेशंस हैं, जैसे कि पहली हो गई कि प्रोवाइडिंग अ सेपरेट टैक्स डिडक्शन फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम्स। और दूसरा है रिड्यूसिंग जीएसटी ऑन टर्म्स इंश्योरेंस प्लान्स एंड कंसीडरिंग जीरो रेटिंग फॉर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड माइक्रो इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू मेक देम मोर अफोर्डेबल एंड एक्सेसिबल फॉर द मासेस। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जो है ये सभी लोगों के लिए अफोर्डेबल बनाई जा सके। तो ये कुछ यहाँ पर जो है जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर के लोग हैं उनको यहाँ पर जो है काफी ज्यादा उम्मीदें हैं इस बजट से। और काफी सारी और भी चीजें हैं, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको जानने को मिल जाएगा कि बहुत सारे जो है एक्सटेंडिंग द 10D बेनिफिट टू एन्युटीज टू इनकरेज रिटायरमेंट प्लानिंग एंड प्रोवाइडिंग टैक्स रिलीफ टू सीनियर सिटीजन्स। और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एक टैक्स टैक्स रिलीफ का जो है यहाँ पर इंश्योरेंस सेक्टर में आपको एक देखने को मिल सकता है। और इंश्योरेंस सेक्टर्स के से जो है एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंश्योरेंस सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट जो है, हो सकता है कि इस बजट में गवर्नमेंट एक जो है लॉ को जो है इंट्रोड्यूस करे। यहाँ पर जो है गवर्नमेंट इंश्योरेंस लॉ को जो है एक अमेंडमेंट करने वाली, यानी कि इंश्योरेंस एक्ट 1938 को जो है यहाँ पर संशोधन किया जा सकता है इसमें। और किस वजह से संशोधन करना है गवर्नमेंट को, यहाँ पर आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इज लाइकली टू इंट्रोड्यूस ए बिल सीकिंग अमेंडमेंट्स टू द इंश्योरेंस एक्ट 1938 ड्यूरिंग द अपकमिंग बजट सेशन टू अचीव इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। यानी कि 2047 तक सभी, मतलब जो है ऑल ओवर इंडिया की जो पॉपुलेशन है उसको इंश्योरेंस के अंडर कवर करने की कोशिश की जा रही है। इस वजह से इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आपको एक अमेंडमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये सेक्टर काफी ज्यादा फोकस में रहने वाला है। तो इससे रिलेटेड जो भी पीएसयू कंपनी के स्टॉक्स है, जैसे जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो गया और आपका एनआईएसीएल हो गया और एलआईसी हो गया, तो इन सभी पर एक बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं इंश्योरेंस सेक्टर के जहां पर आपका फोकस होना चाहिए। दूसरा अगर हम बात करें यहीं पर, तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट का एक प्लान और है कि खास तौर से यहाँ पर जो सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स की जो बात चल रही थी, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है करने क्या वाली है कि यहाँ पर आप देख पाएंगे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो ये तो हम जो है दे ही रहे हैं। जो स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते होंगे, इंट्राडे ट्रेड करते होंगे, तो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते होंगे, तो आप एक शॉर्ट टर्म और या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंडर में आते होंगे। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो है गवर्नमेंट जो है कई सारे टैक्सेस लगा करके बैठी है, जैसे कि बहुत सारे लेयर्स हैं टैक्सेशन के। जैसे आपको देखने को मिलेगा कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट नोट में देखेंगे तो जीएसटी भी दे रहे हैं आप,
उसमें एक्सचेंज ट्रांजैक्शन टैक्स भी आप दे रहे हैं, और सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हो गया, और डिविडेंड टैक्स हो गया एडिशनल, उसके साथ साथ आप एलटीसीजी या एसटीसीजी में से कोई एक दे रहे हैं, और या फिर जिस कैटेगरी में आप आ रहे हैं टैक्स की तो वहां पर भी टैक्स दे रहे हैं, तो बहुत सारे टैक्सेशन का बर्डन है। तो यहाँ पर जो है बहुत ही अनरीजनेबल है फॉर द वन एसेट क्लास टू बियर द बर्डन ऑफ सो मैनी टैक्सेस, स्पेशली व्हेन इन्वेस्टमेंट्स आर मेड फ्रॉम ऑलरेडी टैक्स्ड इनकम। यानी कि जब इन्वेस्टमेंट जो है एक टैक्स्ड इनकम के अंदर में आ रही है और ऑलरेडी आप टैक्स दे रहे हो, तो इतने सारे टैक्सेस लगाने का कोई भी मतलब नहीं बनता। क्योंकि ये जो सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स है, यहाँ पर इसको जो है गवर्नमेंट हो सकता है कि बढ़ा दे, इसकी बात चल रही है। सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स की अगर आप बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटीज ट्रांजेक्शन टैक्स होता क्या है, कि ये जो है एक तरह से टैक्स पेबल इन इंडिया, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स इज ए टैक्स पेबल इन इंडिया ऑन वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कमोडिटी एंड करेंसी। यानी कि जो है यहाँ पर करेंसी और कमोडिटी को एक्सक्लूड करके, यानी कि यहाँ पर करेंसी और कमोडिटी को नहीं ऐड किया जाता इस टैक्स में, ये ध्यान रखिएगा। ट्रांजैक्शन थ्रू अ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, और स्टॉक एक्सचेंज में जो है ये लगाया जाता है। एज ऑफ 2016 इट इज 0.01% फॉर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रेडिंग। यानी कि अगर आप जो है कोई स्टॉक परचेज करते हैं तो वहां पर 0.1% जो है इक्विटी ट्रेडिंग में लगाया जाता है स्टॉक, ये एसटीटी। और यहाँ पर जो एसटीटी है, एसटीटी डज नॉट अप्लाई टू ऑफ मार्केट ट्रांजेक्शन और ऑन कमोडिटी ट्रांजेक्शन। तो यहाँ पर जो है ये सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। और जो द ओरिजिनल टैक्स रेट वाज सेटअप जो किया गया था, वो था 0.125% फॉर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रांजेक्शन एंड 0.025% और इंट्राडे ट्रांजेक्शन के लिए। तो यहाँ पर आप ये चीज देख सकते हैं। और जो एफएनओ के लिए था वो था 0.017% ऑन ऑल फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रांजेक्शन। और ये इंट्रोड्यूस कब किया गया था, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि एसटीटी वाज ओरिजिनली इंट्रोड्यूस्ड इन 2004 बाय उस टाइम के जो वो थे फाइनेंस मिनिस्टर पी चिदम्बरम, उनके द्वारा जो है ये लाया गया था। और किस चीज के लिए लाया गया था, टू स्टॉप टैक्स अवॉइडेंस ऑफ कैपिटल गेन टैक्स। यानी कि काफी सारे लोग जो है कैपिटल गेन टैक्स जो है वो नहीं भर रहे थे, उसको अवॉइड करने के लिए जो है ये लाया गया था, ताकि यहाँ से जो है वो टैक्स का कलेक्शन कर सके। लेकिन अब तो काफी सारे नंबर्स भी बढ़ चुके हैं, गवर्नमेंट को काफी सारा जो है एलटीसीजी एसटीसीजी टैक्स मिल रहा है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इस टैक्स को और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है 2013 के बजट में जो है यहाँ पर जो है गवर्नमेंट ने इस टैक्स को रिड्यूस किया था। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे कि द गवर्नमेंट रिड्यूस्ड दिस टैक्स इन द 2013 बजट आफ्टर द प्रोटेस्ट ऑफ ब्रोकर्स। यानी कि ब्रोकर्स के जो है पूरी कम्युनिटी ने बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया था, जिसकी वजह से उनकी काफी ज्यादा वॉल्यूम कम देखने को मिल रहा था स्टॉक मार्केट में। उसकी वजह से जो है यहाँ पर इन लोगों ने प्रोटेस्ट किया और इसको जो है कम किया गया था। और उसके बाद जो है ये लगा दिया गया था, एसटीटी फॉर डिलीवरी बेस्ड इक्विटी ट्रेडिंग इज 0.1% ऑन द टर्नओवर के बेस पर लगा दिया गया था। और फ्यूचर द टैक्स हैज बीन रिड्यूस्ड टू 0.01% फॉर सेल साइड ओनली, और फॉर इक्विटी ऑप्शन एसटीटी बीज रिड्यूस्ड 0.05% जो है रिड्यूस कर दिया गया था ऑन द सेल साइड ऑन ऑफ द प्रीमियम अमाउंट। यानी कि सेल साइड अगर आप कोई सेल करते हैं तो उसके प्रीमियम अमाउंट पर जो है इतना परसेंट जो है रिड्यूस कर दिया गया था। तो ये कुछ यहाँ पर जो है टैक्सेस हैं। और ये जो एसटीटी है ये डायरेक्ट टैक्स के दायरे में आता है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो गवर्नमेंट का यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है इस टैक्स को लेकर, क्योंकि ये टैक्स डे बाय डे बढ़ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये अब स्टॉक्स का आर्टिकल है 15 जुलाई का ही, अभी हाल ही का आर्टिकल है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स कलेक्शन जंप 128% फिजिकल ईयर 25 सो फार टू 16,634 करोड़। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे कि इतना जबरदस्त यहाँ पर गवर्नमेंट जो है टैक्स ये वसूल रही है। और ये टैक्स जो है हर साल जो है ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। द डबलिंग द कलेक्शन थ्रू द सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स हाईलाइट्स द ग्रोइंग वैल्यूम ऑफ इक्विटी ट्रेड्स एंड द इंक्रीज्ड पार्टिसिपेंट्स ऑफ इन्वेस्टर्स ऑन इंडियन स्टॉक एक्सचेंज। तो यानी कि इंडियन स्टॉक मार्केट में जो है जितना ज्यादा वैल्यूम आ रहा है, आप देख रहे होंगे कि एफएनओ में बहुत ज्यादा वैल्यूम आ रहा है, उसकी वजह से गवर्नमेंट एफएनओ में भी टैक्स लगा रही है। तो गवर्नमेंट सबसे पहले करती क्या है कि पहले चीजों को जो है इतना छूट दे देती है खुली कि आप जाकर के करिए, खूब जो है अलाउ करेगी। फिर अचानक से फिर जब देखेगी कि हाँ वैल्यूम बहुत अच्छा आ रहा है, लोगों को आदत पड़ चुकी है, लोग जॉब छोड़ करके जो है अपनी स्टॉक एक्सचेंज में आ रहे हैं, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, एफएनओ ट्रेड कर रहे हैं, फिर अचानक से गवर्नमेंट जो है टैक्स लगा देती है। सेम यही
केस है कि जैसे आपने सुना होगा कि जब जियो आया था तो जियो ने भी इसी तरह की स्ट्रेटजी अपनाई थी। स्टार्टिंग में बहुत सस्ते सस्ते जो है रिचार्जेस रखे थे और एकदम फ्री था एक तरह से जियो। फिर अचानक से रिचार्ज महंगा हुआ, फिर अभी देखेंगे तो अभी फिर से टैरिफ के नाम पर फिर से जो है सभी कंपनियों ने अपने रिचार्जेस महंगे कर दिए हैं। तो ये इसी तरह है कि पहले आप जो है सारी चीज़ें एकदम हल्के में ले लो, फ्री में कर दो सभी के लिए, जब आदत डल जाए, लोग यूज टू हो जाए, तब फिर अचानक से पैसा बढ़ा दो। तो वही गवर्नमेंट यहाँ पर अप्रोच अपना रही है। तो ये कुछ गवर्नमेंट की मंशा है यहाँ पर जो है टैक्स को लेकर के। तो ये कुछ उम्मीदें हैं यहाँ पर। अब अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट एक काम और कर सकती है कि आने वाले बजट में जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में फोकस हो सकता है और सरकार फर्टिलाइजर्स में जो है इंसेंटिव प्रोवाइड कर सकती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे कि करंटली जीएसटी एट अ 5% रेट इज चार्ज ऑन फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स पर जो है 5% का जीएसटी रेट जो है ये लगाया जाता है। और काफी सारे जो है अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो गए, अमोनिया हो गए, हायर जीएसटी पे करते हैं, जैसे 18% की यहाँ पर जो है जीएसटी लगाई जाती है। और 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग में जो है ये प्रपोजल दिया गया था कि ये जो फर्टिलाइजर्स पर जो 5% का जीएसटी लग रहा है इसको जो है बिल्कुल हटा दिया जाए, पूरी तरह से कम कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर जो है रिजल्ट निकल नहीं पाया उतना, और इसको जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो है रिफर कर दिया गया है। इसका मैं क्लियर बताता हूँ कि जैसे 53rd काउंसिल में जो है हुआ क्या था कि इससे रिलेटेड मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जो है आपने भी देखा होगा कि कुछ दिन पहले केमिकल सेक्टर के स्टॉक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी। लेकिन इस मीटिंग के बाद जो रिजल्ट निकल कर आए उसने जो है इन्वेस्टर्स की एक्सपेक्टेशन पर जो है बिल्कुल पानी फेर दिया था और फर्टिलाइजर्स स्टॉक्स में थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली थी। लेकिन फिर भी अगर आप अभी देखेंगे तो फर्टिलाइजर्स के स्टॉक्स जो है अभी भी धीरे धीरे जो है ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में क्या हुआ था कि फर्टिलाइजर्स पर जो यही 5% का जीएसटी है उसको हटाने का प्रपोजल था। और साथ ही जीएसटी काउंसिल ने जो है इस प्रपोजल को जो है ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को जो है यहाँ पर जो है पास पास कर दिया था कि अब ये जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये फैसला लेंगे कि ये टैक्स को हटाया जाना चाहिए या नहीं। तो बजट में इसकी बहुत बड़ी चांसेस है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ देखने को मिले, और काफ़ी उम्मीद ही है। तो उम्मीद कर सकते हैं हम यहाँ पर कि ये चीज़ जो है यहाँ पर हट जाएगी। लेकिन लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट यहाँ पर हटाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट के जो टैक्स के सोर्सेज है वो कम हो जाएंगे। इसलिए गवर्नमेंट इस पर टैक्स हटाए, मतलब जो है जीएसटी हटाए, ये बहुत कम चांसेस लग रहे हैं। हाँ, कम कर सकती है 5% से घटाकर, हो सकता है और कम कर दे, लेकिन जो मिनिमम जीएसटी का स्लैब है वो 5% ही है। तो मिनिमम 5% के टैक्स स्लैब में ये आ रहा है। और साथ ही जो एक और था कि एक और प्रपोजल था उन्होंने यहाँ पर जो दिया था कि जीएसटी काउंसिल में जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको ये भी प्रपोजल दिया गया था कि जो रॉ मटेरियल्स होते हैं जिसको फर्टिलाइजर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है उसका भी जीएसटी रिड्यूस करने का यहाँ पर प्रपोजल था। अगर इन रॉ मटेरियल्स पर जीएसटी रिड्यूस किया जाता है तो इनमें जो फर्टिलाइजर्स कंपनियां हैं, जो मैन्युफैक्चर कंपनियां हैं और जो फार्मर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात होगी यहाँ पर। तो इससे रिलेटेड अगर आप कुछ स्टॉक्स देखें तो जैसे आपका एक ये हो गया राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड हो गया, और आपका एक ये हो गया, जैसे कि मैं कुछ स्टॉक्स यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। जैसे आपके और भी कई सारे स्टॉक्स हैं, जैसे एक हो गया फैक्ट हो गया, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड हो गया, और आपका क्या कहते हैं एक हो गया मद्रास फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स हो गया, एनएफएल हो गया, नेशनल फर्टिलाइजर्स एंड लिमिटेड हो गया, और आपका एक हो गया गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर्स केमिकल्स। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिनको जो है गवर्नमेंट होल्ड करती है। ये जो कुछ गवर्नमेंट स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ काफ़ी अच्छे स्टॉक्स हैं। इनका मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको बना दूंगा, लेकिन मैं यहाँ पर अभी केवल कुछ स्टॉक्स कवर कर रहा हूँ। तो जो जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए, कुछ सेक्टर्स मैं बता रहा हूँ जिन पर आपको नज़र रखनी चाहिए कि इन सेक्टर्स में आप जो है एक खरीदारी करने का आपको मौका मिल सकता है। लेकिन याद रखिए अभी फ्रेश बाइंग बिल्कुल मत करिएगा, बजट पूरा कंप्लीट हो जाने दीजिएगा। क्योंकि होता क्या है कि अभी अभी बजट चलेगा, जिस टाइम पर मार्केट में न्यूज़ चलेगी करीब 11 बजे से बजट अनाउंसमेंट होगा, उस टाइम पर न्यूज़ फ्लो होगी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा जो है बायर्स और सेलर के बीच एक उठापटक चलेगी। तो जब बजट पूरी तरह से खत्म हो जाए उसके बाद जो है मार्केट डायरेक्शनल मूव करेगा। तो उस टाइम पर आप जो है इन सभी स्टॉक्स को, इन सभी सेक्टर्स पर ध्यान दीजिएगा कि क्या न्यूज़ आ रही है, और न्यूज़ पर बहुत फोकस करिएगा क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ स्टॉक्स है जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जो है हमारा एक सेक्टर और है, वो कौन सा है ये यहाँ पर आप जो है देख सकते हैं कि हमारा जो अगला सेक्टर है वो है डिफेंस का। तो डिफेंस के सेक्टर में आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल सकता है
कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पर जो है डिफेंस बजट जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर बजट में बढ़ सकता है डिफेंस बजट। यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे कि ये जी बिजनेस का आर्टिकल है। मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, करीब 7 से 9% का जो है यहाँ पर आपको डिफेंस बजट में जंप देखने को मिल सकता है। डिफेंस एलोकेशन लाइकली टू बी रेज्ड बाई 7 to 9% इन बजट 2024। और अभी जो बजट है, तो अभी अगर आप देखेंगे तो करीब करीब 6 लाख करोड़ का यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है। तो उसको उसके ऊपर जो है करीब जा सकता है, करीब 8 से 9 लाख रुपए तक, 9 लाख करोड़ तक जो है ये बजट जा सकता है आने वाले टाइम में। तो हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है इतना अगर इंक्रीज करती है तो आपको करीब करीब 8 लाख करोड़ के आसपास तक का बजट देखने को मिले, डिफेंस बजट। और अगर इसमें बढ़ोतरी होती है तो बहुत सारी ऐसी डिफेंस कंपनियां हैं, जैसे हो गया HAL हो गया, और काफ़ी सारी प्राइवेट कंपनियां भी हैं जिनको जो है गवर्नमेंट काफी ज्यादा प्रमोट कर रही है। क्योंकि जितना ज्यादा अभी तक हम रशिया पे डिपेंड थे, अब काफी ज्यादा जो है, जब से गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ है तो तब से हम आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रहे हैं, और काफी सारी हमारी कंपनियां हैं बहुत अच्छा कर रही हैं। जैसे कि एक कंपनी है यहाँ पर आप देख पाएंगे, जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। ये कंपनी क्या है कि ये एंटी ड्रोन सिस्टम जो है यहाँ पर प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आप देख पाएंगे तो वर्चुअल सिमुलेशन प्रोवाइड करती है, लाइव रेंजेस प्रोवाइड करती है, यानी कि और लाइव सिमुलेशन प्रोवाइड करती है। और इसके साथ साथ जो है कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स भी प्रोवाइड करती है, कि जैसे मान लीजिए कोई स्ट्राइक करनी है किसी भी सेना को, मान लीजिए POK में या कहीं पर भी, तो उसके लिए कॉम्बैट ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं जो, तो वो भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। तो बहुत बड़े लेवल पर ये कंपनी काम कर रही है। और साथ ही अभी आप देखेंगे तो इस कंपनी ने एक जो है AI बेस्ड जो है रोबोट लॉन्च किया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि हैदराबाद बेस्ड कंपनी जो है, मेड इन इंडिया AI पावर्ड रोबोट फॉर ग्लोबल मार्केट, यानी कि ग्लोबल मार्केट के लिए भी ये कंपनी जो है यहाँ पर ये रोबोट जो है लॉन्च करने वाली है। तो एक तरह से एक्सपोर्ट्स को जो है काफी बढ़ावा दिया जा रहा है। यहाँ पर अभी आप अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 1.2 लाख करोड़ है यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, डिफेंस प्रोडक्शन रीचिंग रिकॉर्ड हाई ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1.27 lakh crore in 2023 and 4 Make in India program achieving new milestone. Gen Technologies leading provider of anti-drone technologies and defense training solution has launched several new products for the global defense market। और यहाँ पर जो है AI के साथ जो है AI टेक्नोलॉजी यहाँ पर जो इंट्रोड्यूस की जा रही है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स में। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्रिएट रियल 3D ट्रेनिंग मैप्स जो है, और सुपीरियर मिशन प्लानिंग, नेविगेशन, थ्रेट असेसमेंट, ये काफ़ी सारे जो AI पावर्ड प्रोडक्ट्स हैं जो इस कंपनी ने लॉन्च किए हैं। तो आने वाले टाइम में ये सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बूम पर रहने वाला है। तो इसमें से काफी सारे स्टॉक्स हैं, जैसे कि आपका हो गया डेटा पैटर्न्स हो गया, पारस डिफेंस हो गया, जेन टेक्नोलॉजीज हो गया, BEML हो गया, और आपका BEL हो गया। BEL भी डिफेंस में भी काफी सारे प्रोडक्ट्स बनाता है। अशोक लीलैंड देखिए आपका बनाता ही है, काफी सारे आर्म्ड फोर्सेस के लिए व्हीकल्स वगैरह बनाता है। तो ये कुछ डिफेंस के जो है स्टॉक्स है, मैंने आपको अलग से जो है इसमें बनाकर रखा है। अगर आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पर आपको कुछ डिफेंस के जो है स्टॉक्स दिखा देता हूँ। यहाँ पर करीब जो है अभी कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं, जैसे अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, BEML हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, BHEL हो गया, डेटा पैटर्न्स, DCX सिस्टम्स। ये भी बहुत अच्छी कंपनी है, अभी हाल ही में इसका IPO आया था, मैंने इसका एक अलग से वीडियो बनाया है। एटा ITI हो गया, पारस डिफेंस, जेन टेक्नोलॉजीज, HAL। तो ये कुछ डिफेंस के स्टॉक्स हैं जिन पर आपको फोकस रखना चाहिए, और जिनमें से ऐसे स्टॉक्स जो अभी बहुत ही सस्ते दामों पर हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगे नहीं है, जैसे DCX सिस्टम हो गया, और आपका हो गया BEL हो गया, अपोलो माइक्रो सिस्टम्स हो गया, और ITI हो गया। ये कुछ स्टॉक्स हैं जो डिफेंस के लिए काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और आने वाले टाइम में जो है ये कंपनियां बहुत अच्छा कर सकती हैं। सबका फेवरेट जो सेक्टर है, तीसरा सेक्टर और लास्ट सेक्टर, वो है आपका रेलवे सेक्टर। रेलवे सेक्टर में ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ओवर क्राउडिंग ट्रेन की जो है सिचुएशन है, यहाँ पर ओवर क्राउडिंग की काफ़ी सारे जो है आपको यहाँ पर वीडियोस देखने को मिल जाएंगे, कि सेवरल पैसेंजर पोस्टेड वीडियोस ऑनलाइन क्लेमिंग देयर कोचेस वर रिडन विद पैसेंजर्स विदाउट सीट्स, यानी कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो है विदाउट सीट्स जो है खड़े हुए हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो काफ़ी सारे टॉयलेट्स में जो है बैठे हुए हैं। यहाँ पर आप क्लियर देख पा रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग की सिचुएशन है यहाँ पर कोचेस में। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने किया क्या है कि आप देख पाएंगे, द इंडियन रेलवे अनाउंस्ड इट विल मैन्युफैक्चर 10,000 non-AC कोचेज ओवर द नेक्स्ट 2 fiscal years टू इनहेंस फैसिलिटीज फॉर कॉमन रेलवे पैसेंजर्स। तो यानी कि 10,000 non-AC जो है कोचेस जो है उनको जो मैन्युफैक्चर करने का यहाँ पर जो है कोशिश की जा रही है।
और अगले 3 सालों तक जो है, अगले 2 सालों में जो है इनको मैन्युफैक्चर किया जाएगा, और बाकी के अगले 2-3 सालों में इनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, यानी कि इंडियन रेलवे में इनको शामिल किया जाएगा। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो द ओवरऑल काउंट ऑफ नॉन एसी कोचेस विल बी इंक्रीज्ड बाई 22% इन दिस पीरियड। और 22% के रेशियो से जो है यहाँ पर अभी के लिए जो है बढ़ा है, यहाँ पर जो नॉन एसी कोचेस है नॉर्दर्न रेलवे की, ये जो है स्टेटमेंट है। इस आर्टिकल में आप क्लियर पढ़ पाएंगे कि रेलवे टू बिल्ड 10,000 नॉन एसी कोचेस ओवर नेक्स्ट 2 फिजिकल ईयर्स, यानी कि अगले 2 सालों में गवर्नमेंट जो है करीब 10,000 के आसपास जो है कोचेस बनाने वाली है। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 2024-25 में करीब जो है 2605 जनरल कोचेस बनेंगे, और 1470 जो है नॉन एसी और स्लीपर कोचेस, और 323 जो है सिटिंग कम लगेज जो है रेक होगी वो वाले कोचेस बनेंगे। और यहाँ पर जो है 32 हाई कैपेसिटी पार्सल वैन्स एंड 55 जो है पेंट्री वैन्स, यानी कि जहाँ पर खाना बनता है। तो इस तरह से यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी। और सिमिलरली 2025-26 में 2710 जनरल कोचेस बनेंगे, और 1910 नॉन एसी स्लीपर कोचेस बनेंगे, 514 एसएलआर कोचेस बनेंगे, 200 हाई कैपेसिटी पार्सल वैन्स, और 110 जो है पेंट्री कार्स जो है यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। तो ये जो है यहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस है मेन। तो इस फोकस के साथ जो है गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। और अगर आप देखें कि अभी अगर रेलवे के सेक्टर में अगर आप देखें तो ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर जो है कंपनियां रेलवे कोचेस बनाती हैं। तो यहां पर अगर आप देखें तो एक कंपनी है आपकी, दिखाता हूँ, जुपिटर वैगन हो गई पहली कंपनी, तो जुपिटर वैगन हो गई, ये कोचेस बनाती है। और उसके बाद अगर आप देखें तो एक है टक्समाको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, और एक है टीटागढ़ रेल सिस्टम्स लिमिटेड। तो ये 3 कंपनियां हैं जो मेन कोचेस बनाती हैं और स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्टेड है। और सबसे सस्ता यहाँ पर स्टॉक है टक्समाको रेल का। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि इसमें अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, और हमारे टारगेट भी जो अचीव हुए थे 294 के, 200 से लेकर के 294 तक के हमारे टारगेट थे। तो इस स्टॉक्स ने वो टारगेट अचीव किए हैं हमारे। और अभी ये करीब करीब जो है 260-65 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है लगभग। तो बहुत अच्छे लेवल पर ये स्टॉक है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं यहाँ पर जो कंपनियां वैगन्स वगैरह बनाती हैं, कोचेस वगैरह बनाती हैं, तो मेन कंपनियां हैं ये। और अगर आप देखें तो इसके बाद अगर आप देखें तो रेलवे में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, अभी हाल ही में अगर आप देखेंगे कि गोंडा में जो है एक्सीडेंट हुआ है, वहां पर 3 लोग मरे हैं, और काफी सारे लोग जो है इंजर्ड भी हुए हैं। इसके पहले भी देखिए काफी सारे एक्सीडेंट हुए, इस समय काफी सारे एक्सीडेंट भी हो रहे हैं रेलवे के, कहीं डिरेल हो गई, या कुछ सेबोटाज की न्यूज मान ले, या सिग्नलिंग में कुछ प्रॉब्लम्स मान ले। तो उसकी वजह से काफी सारे एक्सीडेंट्स हमें सामने देखने को मिल रहे हैं। तो रेलवे यहाँ पर कर क्या रहा है कि काफी सारे जो है उसमें लोकोमोटिव्स में जो है कवच सिस्टम्स जो है यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि लोको कवच हैज बीन फिटेड इन 170 लोकोमोटिव्स। रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव टोल्ड रिपोर्टर्स आफ्टर लेटेस्ट मिसहैप। 3 इंडियन मैन्युफैक्चर एचबीएल पावर सिस्टम्स, कर्नेक्स एंड मेधा सर्वो यहाँ पर जो है ये कवच सिस्टम जो है यहाँ पर बनाती हैं और इनको डिप्लॉय करती हैं। तो ये 3 मेजर कंपनियां हैं जो अभी के लिए ये सिस्टम बना रही हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि द 3 इंडियन मैन्युफैक्चर एचबीएल पावर सिस्टम्स, कर्नेक्स एंड मेधा सर्वो हैज बीन अप्रूव्ड टू मेकिंग एंड डिप्लॉइंग कवच सिस्टम्स। तो ये 3 मेजर कंपनियां हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है। मेधा अभी लिस्टेड नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, जो मेधा इंजीनियरिंग है ये यहाँ पर अभी लिस्टेड नहीं है। बाकी ये 2 कंपनियां हैं, कर्नेक्स सिस्टम्स और एचबीएल पावर, ये दोनों जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट है और कवच बनाती हैं। और इसके साथ साथ 2 और कंपनियां हैं जिनको अभी जो है यहाँ पर अप्रूवल मिलना है। अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही उनमें से एक कंपनी है आपकी यहाँ पर रेल टेल का क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक के साथ जो है अभी पार्टनरशिप की है। किसके लिए? कवच टेक्नोलॉजी को जो है यहाँ पर जो है इम्प्रूव करने के लिए, यहाँ पर जो है आप क्लियर देख पाएंगे। तो रेल टेल भी इस बिजनेस में उतर रहा है। तो रेल टेल का स्टॉक्स भी एक मल्टी बैगर स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में। आप यहाँ पर क्लियर देख पाएंगे कि द एमओयू वाज साइंड ऑन 1 मई 2024 एट रेल टेल कॉर्पोरेशन ऑफिस न्यू दिल्ली। Future Quadrant Tech Limited is under process to final approval by RDSO on EM original equipment manufacturer for कवच प्रोजेक्ट। यानी कि जो कवच मैन्युफैक्चर जो करती है कंपनी वो ये है RDSO। तो ये मेन अप्रूवल देगी। रेल टेल हैज एन इन हाउस टर्म एक्सपर्ट रेलवे सिग्नलिंग सिस्टम एंड फुली कैपेबल ऑफ सच मैसिव अपग्रेड्स प्रोजेक्ट्स लाइक कवच सिस्टम। तो यानी कि सिग्नलिंग सिस्टम में भी ये कंपनी रेल टेल काम कर रही है, और साथ में ये कवच सिस्टम। और साथ ही आपको पता होगा कि रेल टेल ही जितने भी स्टेशन है तो वहां पर जो वाईफाई की सुविधा है वो प्रोवाइड करती है। तो ये कुछ काम है यहाँ पर रेलटेल के। तो रेलटेल भी एक मेजर कंपनी है। और एक साइमन से टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है, तो वो भी जो है यहाँ पर आ रही है। मेधा इंजीनियरिंग अगर आप देखेंगे तो उसके भी कुछ इसी तरह के काम है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे
तो ट्रेन से रिलेटेड जो है काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी हो गई, सोलर इन्वेस्टमेंट्स हो गई। लेकिन अभी याद रखिएगा, ये कंपनी एक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। मैं इस कंपनी की वेबसाइट में हूँ, यहाँ पर आप क्लियर देख पाएंगे। अब अगर हमारा नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पर एक कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। इसको भी यहाँ पर जो है चांसेस लग रहे हैं कि कवच बनाने के लिए जो है, मैन्युफैक्चर करने के लिए यहाँ पर जो है ऑर्डर मिल सकता है, अप्रूवल मिल सकता है। तो ये कंपनी है केईसी इंटरनेशनल। ये कंपनी करती क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन, अगर आप देखें तो रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन स्पेस, केईसी हैज इलेक्ट्रीफाइड नियरली 40% ऑफ इंडियन रेलवे टिल डेट। यानी कि जो है ये कंपनी इलेक्ट्रिफिकेशन करती है, जो ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन होता है। तो ये कंपनी मेन जो है काम है इलेक्ट्रिफिकेशन करना रेलवे का। जितने भी अगर आप देख रहे होंगे कि काफी कुछ सालों में जो है काफी ज्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये केएसी इंटरनेशनल की वेबसाइट में है। ये स्टॉक भी जो है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है, आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके कुछ काम जैसे कि ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन फॉर आउटडोर एंड इंडोर इंस्टॉलेशन इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग, न्यू लाइंस कैपेसिटी ऑगमेंटेशन वर्क्स हो गया, ट्रैक्शन सब स्टेशन हो गया, डबलिंग एंड ट्रिपलिंग ऑफ ट्रैक्स इन न्यू रेलवे लाइंस हो गया। यहाँ पर जैसे कि नए ट्रैक बिछाने हैं, लाइन को डबल करना है, ट्रिपल करना है, उसका काम करती है। और साथ ही इसके साथ आप देख पाएंगे कि अभी नोएडा में जो रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम बना है उसमें भी ये कंपनी इन्वॉल्व है। काफी बड़े लेवल पर ये कंपनी काम करती है। और साथ ही सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट भी होते हैं कुछ, जैसे वो रोड ओवर ब्रिज हो गए, ब्रिजेस हो गए, टनल्स हो गए, स्टेशन और प्लेटफॉर्म्स हो गए। तो ये कंपनी बहुत बड़ी कंपनी है और बहुत बड़े लेवल पर जो है रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में जो है ये कंपनी इन्वॉल्व रहती है। और इस कंपनी ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट किए हैं, जैसे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया, नियरली 40% जो है आप देख पाएंगे अभी तक जो है कंप्लीट कर दी है। और मोर देन 70,000 किलोमीटर का जो है इसने जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन जो है वो कंप्लीट की है। और साथ ही इसने जो है मेजर प्लेयर इन्वॉल्व है, जैसे कि कोर हो गया, और आरवीएनएल हो गया, इरकॉन हो गया, राइट्स हो गया, पीजीसीआईएल हो गया। ये कुछ मेजर प्लेयर हैं इस कंपनी के, जो इनको जो है जहाँ से ऑर्डर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप इसके कुछ स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे। जैसे आप देखें आईआरएफसी हो गया, कुछ कंपनियां जैसे रेलवे के प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइनेंस करती हैं, इरकॉन इंटरनेशनल हो गया, और आपका हो गया यहाँ पर आरवीएनएल हो गया, रेल टेल हो गया, राइट्स लिमिटेड भी हो गया, सीमेंस लिमिटेड हो गया। सीमेंस लिमिटेड का स्टॉक्स अगर आज की डेट में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा करीब 6800 रुपए के आसपास है। बहुत महंगे लेवल पर ये स्टॉक है। और इसका काम क्या है कि यहाँ पर आप देखेंगे द कंपनी फोकस on area of power generation and distribution, intelligent infrastructure for building and distributed energy systems, and automation digitalization in the process of manufacturing industries. It also leading supplier of smart mobility solution for rail and road transport and infrastructure solution for smart cities. तो ये कुछ यहाँ पर इसका मेन काम है जो मैंने आपको बताया। तो ये कंपनी को भी कवच डिप्लॉय करने का यहाँ पर जो है ऑर्डर मिल सकता है। तो कुछ कंपनियां हैं जो इस समय, क्योंकि देखिए रेलवे का जो ट्रैक सिस्टम है वो बहुत बड़ा है, और तुरंत अगर हमको इसको इम्प्लीमेंट करना है तो यहाँ पर कई सारी कंपनियों की हमें जो है जरूरत पड़ेगी। एक कंपनी केवल पूरे देश में कवच को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती। इसके लिए करीब 5 से 6 कंपनियों को जो है गवर्नमेंट चुन रही है, और मेजर कंपनियां हैं ये कुछ कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं जो मैंने आपको बताया। साथ ही अगर आप देखेंगे तो एक जो कंपनी है करनेक्स लिमिटेड करके, तो करनेक्स लिमिटेड भी जो है यहाँ पर बनाती है। यहाँ पर अगर आप देख पाएंगे तो करनेक्स लिमिटेड माइक्रो सिस्टम्स, करनेक्स माइक्रो सिस्टम्स इंडिया लिमिटेड, तो ये कंपनी भी कवच बनाती है। तो ये कुछ सेक्टर्स हैं और कुछ स्टॉक्स हैं जो मैंने आपको यहाँ पर कवर किए। ये कुछ यहाँ पर स्टॉक्स हैं और कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर आपको जो है बजट 2024 में जो है अभी आपको जो है यहाँ पर नज़र बना करके रखनी चाहिए, क्योंकि ये कुछ सेक्टर्स हैं जहाँ पर गवर्नमेंट का फोकस होने वाला है। और काफ़ी ज़्यादा जो है एलोकेशन यहाँ पर इसको जो है मिल सकता है, और काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी दे सकती है गवर्नमेंट। तो आई होप सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। और एक चीज़ लास्ट में कहना चाहूँगा कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो हमें थैंक्स बोलने के लिए केवल एक लाइक आप कर दीजिए वीडियोस में। और अगर आपको कोई भी और स्टॉक्स पर एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।